वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने आपका क्लास 9th सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आपका चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने खत्म कर दिया। यानी आज की क्लास में एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, आपका लाइंस एंड एंगल्स, यानी उसको हम कह सकते हैं चैप्टर 6 में आपका लाइंस एंड एंगल्स है, जो कि एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे काम करना है मैथमेटिक्स आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो चैप्टर 6 में आपका लाइंस एंड एंगल्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को आप बढ़िया से समझ लेते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं, तो आपको ज्योमेट्री में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आपने क्लास 9th में चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स को अगर बढ़िया से समझ लिया, तो आपको आगे चल के क्लास 10th में भी अगर आप जाते हैं तो आपको ज्योमेट्री में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो आपका चैप्टर 6 है, लाइंस एंड एंगल्स है, इसको बढ़िया से समझिएगा और हर एक पॉइंट को, जो भी पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को जो है ना आप बढ़िया से समझते चलिएगा। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ इस पॉइंट में या इस टॉपिक में हमें क्या है दिक्कत है, तो वहां पे जो है ना अगले क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जो है ना आपको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है ना आपका जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर 6 है, जो लाइंस एंड एंगल्स है, उसको लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हमको चैप्टर 6 में देखना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है और काफी इंटरेस्टिंग है। और इसको कर लेते हैं तो समझिए कि आपको ऐसा लगता होगा कि ज्योमेट्री जो है वो काफी हार्ड होता है, काफी मुश्किल होता है, ठीक है, उसमें ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हमको ये लगता है कि अगर आप चैप्टर 6 पढ़ लेंगे और सारे वीडियो को अगर आप देख लेंगे, जो जो वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा एमर्स ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म से, अगर आप सारे वीडियो को देख पाते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली अगर काम कर लेते हैं, तो आपको लाइंस एंड में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहां से कहने का मतलब यह है कि अगर अच्छे से आप कर लेंगे तो आपको ज्योमेट्री में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपका जो चैप्टर 6 है उसको लिखते हैं, लाइंस एंड एंगल्स उसको लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो लाइंस के बारे में आपने क्लास 4 में भी, क्लास 5 में भी, क्लास 6 में भी, ठीक है, आपने स्टडी किया होगा। क्लास 8 में भी आपको स्टडी करने को मिला होगा, है ना। लाइंस में आप पढ़े होंगे कि अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री में सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका पॉइंट होता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, तो पॉइंट जो होते हैं हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट को कि the smallest part of geometry which cannot be measured is called point। यानी ज्योमेट्री का सबसे छोटा पार्ट होता है क्या, आपका पॉइंट, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है कि नो डायमेंशनल होता है। नो डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, ना तो इसका लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है और ना ही इसका हाइट होता है। दैट मींस नो डायमेंशन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका लाइंस क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है ना, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, लाइंस कहते हैं। रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, मतलब ये है कि लाइंस में जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, उन सबको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, लाइन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सारे को जो है ना हमको क्या करना है, अभी देखना है। तो अभी जो है हम क्या करेंगे, वीडियो लिखना हो जाए, इसीलिए वीडियो को पॉज करते हैं और पॉइंट्स का डेफिनेशन लिखते हैं, जितने भी टर्म उन सबको डेफिनेशन लिखते हैं और उसको आगे समझते हैं क्या होता है अगले स्लाइड में। तो अब यहाँ पे पहला जो आपका पॉइंट है, यानी लाइंस में सबसे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आपका पॉइंट। तो नॉर्मली पॉइंट क्या होता है, तो अगर बात करें तो ज्योमेट्री का सबसे स्मॉलेस्ट, यानी द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड मींस इट हैज नो डायमेंशन इज कॉल्ड पॉइंट। मतलब ज्योमेट्री का पॉइंट जो होता है वो ज्योमेट्री का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। मतलब ये है कि पॉइंट जो होते हैं ना वो नो डायमेंशन होते हैं। क्या होते हैं, नो डायमेंशन।
डायमेंशन का मतलब क्या होता है? इट हैज नो डायमेंशन। मतलब डायमेंशन का मतलब ये है कि ना तो पॉइंट में ना तो लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, और ना ही हाइट होता है। डायमेंशन का मतलब जैसे 1D बोले मतलब क्या? 1 डायमेंशन मतलब लेंथ। 2D का मतलब क्या? 2 डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ। और 3D का मतलब क्या होता है? ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, और ना ही हाइट हो। ठीक है, तो ये जो 1D है, 2D है और 3D है, इसके बारे में डिस्कस करना है आपको चैप्टर 13 में, जिसका नाम क्या है? आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम में पढ़ना है कि 0D क्या होता है, आपका 2D क्या होता है, आपका 1D क्या होता है, आपका 3D क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मली इसका नोट इतना बात समझिए कि डायमेंशन का मतलब होता है, नो डायमेंशन का मतलब होता है जिसका ना तो लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, और ना ही हाइट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नो डायमेंशन कहते हैं। तो जो यहाँ पे हम जो बना रहे हैं, यहाँ जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं ए, तो क्या बताइए? इसमें लेंथ है नहीं, इसमें ब्रेथ है नहीं, इसमें हाइट है नहीं, so we can say that a point has no dimension। मतलब a point is dimensionless figure। हम कह सकते हैं कि पॉइंट जो होता है ना वो डायमेंशनलेस होता है, यानी इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो दैट इज आवर पॉइंट। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। इसके बारे में समझेंगे। अब लाइन क्या होता है? तो बहुत सारे स्ट्रेट पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। मतलब बहुत सारे स्ट्रेट इस तरह से हमने लाइन बना दी कि एक पथ बना रहा है, और इसको जब हम मिला दिए तो मिलाने के बाद जो बन रहा है ना, जो ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, यानी इसको इन्फिनिटी हम बढ़ा सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी हम क्या कर सकते हैं? आपको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइन। अब बात रहा रे क्या होता है? तो रे जो होता है, आपका जो रे होता है वो क्या होता है? आपका लाइन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, इसका वन एंड पॉइंट होता है, यानी एक पॉइंट क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं? रे कहते हैं। जैसे लाइन यहाँ पे बनाइए, ये लाइन था, इसका एक पार्ट को आप क्या कर दीजिए? एक पार्ट को आप एंड पॉइंट बना दीजिए, मतलब ये यहीं पर आएगा। जैसे एक कर दिए, यहाँ पे बी कर दिए, एक यहाँ पे क्या है? यानी लाइन जो आपका रे होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है, जिसका एक पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, यानी ए फिक्स है, और बी को हम क्या कर सकते हैं? इन्फिनिटली बढ़ा सकते हैं। इन्फिनिटी क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। अब आपका लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैज टू एंड पॉइंट एंड इट हैज अ फिक्स बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट। मतलब लाइन सेगमेंट भी क्या होता है? आपका लाइन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? फिक्स होता है, और एंडिंग पॉइंट भी क्या होता है? फिक्स होता है। इसे करते हैं पी। यहाँ पे जो पी पॉइंट है इस लाइन, ये लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट, ये पी क्यू है। इसको लाइन सेगमेंट ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि लाइन सेगमेंट पे क्या होता है? आपका लाइन का ही एक पार्ट होता है, इसके दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, यानी बिगिनिंग वाला पी पॉइंट भी फिक्स होता है और एंडिंग वाला पी पॉइंट भी क्या होता है? फिक्स होता है। तो उस तरह के फिगर को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आता है पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? तो कोई भी दो लाइंस, किसी भी, ये आपका प्लेन है, तो किसी भी प्लेन पे आप कोई भी दो लाइंस बनाएं, ठीक है, और दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस है, दोनों लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। इधर से भी या ऊपर नीचे से सारा क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो बारह या टू लाइंस इन अ प्लेन व्हिच आर ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से वो क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस होंगे, यानी बराबर उनका क्या होगा? डिस्टेंस होगा, मतलब दूरी बराबर होगा। ठीक है, और ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ये नेवर बी मीट, यानी ये आगे अगर इन्फिनिटली, यानी कह रहा है इवन अगर हम इन्फिनिटली भी बढ़ाएं, यानी इन्फिनिटली भी अगर हम ले जाएं, इसको इन्फिनिटली भी अगर हम क्या करें? ले जाएं, इधर से भी इन्फिनिटली अगर ले जाएं, इधर से भी इन्फिनिटली अगर हम ले जाएं, ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी। और वैसे दो लाइंस को हम क्या कहते हैं? वैसे टू लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल, पैरेलल का सिंबल क्या होता है? ये, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके? ये जो आपका हमने वर्टिकल जो लाइन दे दिया, ठीक है, दो वर्टिकल लाइन दे दीजिए, तो वो क्या होता है? पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, तो ए बी पैरेलल है किसकी? सीडी के। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और अगर कोई पैरेलल नहीं है तो पैरेलल बनाइए और कैसे काट दीजिए, एक लाइन इसे खींच दीजिए, तो क्या होता है? ये पैरेलल नहीं होता है। तो इस तरह से सिंबल आप समझिएगा। ठीक है, अब हमको देखना क्या है? तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड सिंस इट हैज नो डायमेंशन इज कॉल्ड पॉइंट। ठीक है, यानी पॉइंट जो होता है वो ज्योमेट्री का सबसे छोटा पार्ट होता है, जो कि नो डायमेंशन होता है। ठीक है, यानी कोई इसको ना तो इसका ना लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। लाइन क्या होता है?
द कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स व्हिच हैज नो एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। यानी लाइन क्या होता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स का आपका कलेक्शन का मिलाने पर, ठीक है, एक लाइन बनता है और मिलाने से जो फिगर बनता है उसको कहते हैं हम लाइन। और लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, हम इसको आगे इधर भी बढ़ा सकते हैं उधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो होता है लाइन। रे क्या होता है, तो रे जो होता है आपका लाइन का ही एक पार्ट होता है जिसका एक एंडिंग पॉइंट, एक पॉइंट क्या होता है, यानी इसका एक पॉइंट फिक्स होता है और बाकी दूसरा जो है ना इंफिनिटी हम बढ़ा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, रे कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी अगर लाइन में दो एंड पॉइंट दे दीजिए तो क्या होता है आपका लाइन सेगमेंट बन जाता है। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, दो लाइंस को पैरेलल लाइंस तब कहते हैं जब उन दोनों का डिस्टेंस क्या हो, दोनों लाइंस का डिस्टेंस जो है ना वो क्या हो, इक्वल डिस्टेंस हो और इवन उनको इंफिनिटी तक भी बढ़ाया जाए ना तो वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे वो मीट नहीं करेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, आपको पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या देखना है, कोलिनियर पॉइंट देखना है कि कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे अगले स्लाइड में। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। तो अब होता है कि आपका परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, तो कह रहा है when two lines are meet or intersect at an angle of 90 degree right angle then they are called perpendicular lines। मतलब ये है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे को यहाँ पे मीट की है, ठीक है, या इंटरसेक्ट की है और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये आपका डी है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, आपके सी। और परपेंडिकुलर का सिंबल क्या होता है, ऐसे उल्टा टी बना ना। तो ये ए बी है, सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है और क्रॉस किया है। तो अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करे या इंटरसेक्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या, आपका परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो क्लियर हो गया परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। अब बात आया क्या, आपका कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो बहुत ही आसान है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो जब दो when two or more points lie on the same line then it is called collinear points। मतलब दो या दो से मोर, दो या दो से अधिक पॉइंट्स अगर एक ही लाइन, यानी अगर यहाँ पे एक लाइन बना दिया गया ए और बी और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दे दिए गए, अगर हम देखें आर एस टी, ठीक है, तो ये जो जितने भी पॉइंट जो है ए बी क्यू आर एस टी ये सब क्या होंगे, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि अगर दो या दो से और अधिक और मोर पॉइंट्स जो है ना अगर सेम लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका पी क्यू आर एस टी ये सब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ये एक ही लाइन पे क्या किए हुए हैं, लाई किए हुए हैं, यानी एक ही लाइन पे क्या है, स्थित है। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जस्ट क्या पॉइंट होता है, अगर गिवन टू और मोर पॉइंट्स और लाइन ऑन द सेम लाइन पॉइंट्स नॉट लाइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट लाइन, नॉट लाइन ऑन द सेम लाइन, यहाँ पे लिखेंगे when two or more points not lie on the same line then it is said to be non collinear points। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमने बनाया पी क्यू एक आपका लाइन दिया है ना, और यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बनाया और कुछ इधर पॉइंट्स बनाया, ये पी क्यू आर एस कर दिया, यहाँ पे टी एम एन कर दिया, ठीक है। तो पी क्यू आर एस तो आपका कोलिनियर है, लेकिन यहाँ पे आपका टी एम एन जो है ये कोलिनियर नहीं होगा। टीएमएनएस कोलिनियर क्यों नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो दोनों लाइन, ये जो तीनों लाइन पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि दो या दो से अधिक पॉइंट्स जो है ना अगर सेम लाइन पे लाइन नहीं करे तो जो सेम लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, ठीक है। तो जब दो या दो कह रहा है कि व्हेन टू लाइंस आर क्रॉस और पास ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट देन द टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब यहाँ पे एक लाइन हो गया, मान लेते हैं क्या आपका एमएन हो गया, और एक लाइन सी हो गया, मान लेते हैं क्या आपका पीक्यू हो गया, और यहाँ पे कॉमन पॉइंट दोनों में हम क्या ले लिया, एस नाम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एमएन और पीक्यू एक दूसरे को क्रॉस किए, एक दूसरे से पास किए,
किस पॉइंट से? तो एस पॉइंट, यानी एमएन में भी एस आता है और पीक्यू में भी एस आता है। इसका मतलब ये है कि एस पॉइंट जो है ना, ये दोनों लाइंस पे क्या है? कॉमन है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो लाइंस जो है ना एक दूसरे को क्रॉस करे किस पे? तो एक कॉमन पॉइंट पे। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है? एस है। तो हम कह सकते हैं ये आपका जो एमएन है और जो पीक्यू है वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यानी दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या किए? अगर क्रॉस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है आपका क्या? कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, तो कॉन्करेंट लाइन क्या होते हैं? तो जब किसी एक पॉइंट से, जैसे आपका अगर देखें तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे समझ सकते हैं कि एक यहाँ पे पॉइंट देते हैं हम लोग एस, इससे एक लाइन पास करते हैं और इससे एक और लाइन पास करते हैं। ठीक है, तो दोनों लाइन जो है ना, दो लाइन अगर एक पॉइंट से पास किया तो हम कह सकते हैं क्या? ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और एक कॉमन पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे एस है और इससे जो है ना, इससे जो है बहुत सारे लाइंस निकल रहे हैं, एक पॉइंट से मान लेते हैं आर। ये सारे जो लाइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्करेंट लाइन होंगे। ठीक है, और इसको कहते हैं क्या? इंटरसेक्शन। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है, तो वही बोल रहा है when three or more lines in a plane are said to be congruent if all of them pass through a common point। यानी जितने भी लाइंस यहाँ पे बने हैं सारे जो है ना आर पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं? आपका कॉन्करेंट लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लाइंस का सबसे मतलब लाइंस का जितने भी टर्म थे, जितने भी टॉपिक थे, यहाँ से खत्म हो गए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं? तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस वैसे लाइंस होते हैं जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें 90 डिग्री एंगल पे, तो उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। कॉर्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? एक लाइन लिया जाए उस पे दो या दो से अधिक अगर पॉइंट्स आ जाते हैं तो उसे कहते हैं क्या? कॉर्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। नॉन कॉर्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो एक लाइन दे दिया जाए, कुछ पॉइंट्स उस पे होंगे और कुछ पॉइंट्स नहीं होंगे उस लाइन पे, तो जो पॉइंट्स उस लाइन पे नहीं होंगे तो उसको क्या कहेंगे? नॉन कॉर्डिनल पॉइंट्स कहेंगे। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? तो दो लाइंस एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पे क्या करता है? अगर क्रॉस करता है तो उसे क्या कहते हैं? आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, और उस कॉमन पॉइंट पे क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। अब कॉन्करेंट लाइंस क्या कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक लाइंस, जब दो या दो से मोर लाइंस जो है ना किसी एक कॉमन पॉइंट से क्या करे? क्रॉस करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। और उस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना हमारे लाइंस का खत्म हो गया। लाइंस के जितने भी टॉपिक थे वो सारे जो है ना खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे एंगल्स देखेंगे कि एंगल क्या होता है। उसके बाद एंगल में कितने तरह के एंगल्स होते हैं? तो जीरो एंगल होता है, आप पढ़ेंगे एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल्स होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है और कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, तो इतना समझ लेंगे तो आपका जो है ना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद है आप एक थ्योरम है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्रॉस करता है तो उसके मतलब उसके आमने सामने का, यानी ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, मतलब ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। मतलब अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप सामने फोन रखे हुए हैं तो हम कह सकते हैं अगर दो लाइंस क्रॉस किया जाए तो आप हमारे बराबर होंगे, हम आपके बराबर होंगे। या इधर कोई बच्चा बैठा हुआ है, इधर कोई बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा या आप उसके इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बना दिया जाएगा। ऐसे दो लाइंस क्रॉस कर दिए जाएंगे तो यहाँ वो प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और आपका ये इक्वल है किसकी? इसके। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या आपके अगले स्लाइड में एंगल्स के बारे में। तो हमने अभी तक देखा था क्या? लाइंस के बारे में। ठीक है, तो लाइंस के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उन सबको हमने क्या कर दिया था? डिस्कस कर दिया था। यानी अब हमको देखना क्या है? एंगल के बेसिस पे किस किस तरह के एंगल्स होते हैं उन सबको देखना है। ठीक है, तो नॉर्मली सबसे पहले एंगल का अगर डेफिनेशन देखें तो कह रहा है कि ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन बिंदु पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। मतलब दो रे लेना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रे है और यहाँ पे क्या है? एक रे है। ठीक है, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं क्या? Q और इसको मान लेते हैं क्या? A। यानी एक AP एक रे है और एक AQ एक रे है। ठीक है, तो दो रे है और दोनों रे जो है ना, दोनों रे का जो एंड पॉइंट है वो क्या है? कॉमन है। मतलब AQ रे का A और AP रे का A, यानी दोनों रे में कॉमन क्या आ रहा है? A आ रहा है। ठीक है,
तो इन दोनों रे से वही बोल रहा है कि फिगर फॉर्म में टू रेस मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, यानी जब दो रे जो है ना एक कॉमन इन पॉइंट पे मैच करता है तो उससे जो फिगर फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, हम एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम एंगल कहते हैं। अब बात आया ये जो एपी रे है ना, इसको हम क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यानी एपी जो है, एपी क्या हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्म कहते हैं, ठीक है। और एपी भी क्या है, ये आपका आर्म है। तो ये ए क्या है, यहाँ पे ए जो है ना, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। यानी किसी कोई भी अगर आप एंगल बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ठीक है। ये है क्या आपका आर, और यहाँ पे एंगल बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी क्यू है वो तो एक रे है, और जो आर क्यू है ये भी क्या एक रे है। तो इनको जो है ना जब एंगल बन जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, पी क्यू क्या हो गया, एक आपका आर्म हो गया, और आर क्यू क्या हो गया, ये आपका आर्म हो गया। यानी दो आर्म, ठीक है, से क्या बनता है आपका एक एंगल बनता है। दो आर्म के कॉमन पॉइंट को मैच करा दीजिए तो उसके बीच के जो डिस्टेंस होता है, ये जो फिगर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग आर्म कहते हैं, ठीक है। और जो आपका क्यू है वो क्या है, आपका वर्टेक्स है। क्या है, वर्टेक्स है। यहाँ पे एंगल क्या बना, आपका एंगल बना पी क्यू और आर। तो पी क्यू आर में किस एंगल का बात हो रहा है जी, एंगल पी का कि एंगल क्यू का कि एंगल आर का। तो नॉर्मली समझिए कि जो ये है ना, जो बीच वाला है, यानी बीच वाला कहीं क्या हो रहा है, बात हो रहा है, यानी पी क्यू आर में एंगल क्यू का बात हो रहा है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे और लिखिए जैसे एस टी क्यू, एस टी क्यू में किस एंगल का बात हो रहा है, जो बीच वाला कौन है, टी है, तो टी का बात होगा, ठीक है। क्या एंगल टी को हम लिख सकते हैं पी टी क्यू, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि टी का मतलब क्या है, जो बीच में क्या है, बीच में जो टी है ना, यानी कोई भी एंगल आपको बनाया जाए, कोई भी एंगल यहाँ पे दिया जाए, जैसे हम लिख सकते हैं पी एम एन में किस एंगल का बात हो रहा है, एंगल एम, यानी जो बीच वाला है उसी को वही क्या होता है, उसी एंगल का बात होता है, ठीक है। एंगल पी एम एन में किस एंगल का बात हो रहा है, तो बीच वाला क्या होगा, एम होगा, ठीक है। समझ आ रहा ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंगल बता सकते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के बेसिस पे एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो नॉर्मली 7 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका जीरो एंगल, क्या होता है, जीरो एंगल होता है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। इन सबको जो है ना, इन सबका डेफिनेशन हम बारी-बारी से देखेंगे। अब जीरो एंगल क्या होता है, द एंगल व्हिच मेजर इज 0 डिग्री, यानी वैसे एंगल्स जिसका मेजरमेंट यानी जिसका मेजर जिसका माप जो होता है वो 0 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका जीरो एंगल होते हैं। बात समझ में आया, लिख देंगे। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो एक्यूट एंगल का सबसे पहला एंगल उस मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी वैसे एंगल्स जिसका मेजर जो है, जिसका माप जो है वो 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से मोर बट लेस देन 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, आपका एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल क्या होता है, तो वैसे एंगल्स कह रहा है कि एन एंगल्स उस मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहते हैं। यानी वैसे एंगल जिसका जो मेजर होता है, जिसका मेजरमेंट जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल वैसे एंगल जिसका मेजर जो है ना मोर देन 90 होता है बट लेस देन 180 होता है, एंड 90 से मोर बट लेस देन 180, उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब आपको बात है स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, तो वैसे एंगल जिसका मेजर 180 के इक्वल होता है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल वैसे एंगल होते हैं जिसका मेजर जो होता है वो 180 से अधिक होता है, 180 से मोर होता है, लेकिन लेस देन होता है 360, यानी 180 से मोर और 360 से लेस, उसे हम क्या कहते हैं, आपका रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब आता है कंप्लीट एंगल क्या होते हैं, तो कंप्लीट एंगल वैसे एंगल होते हैं जो कि इक्वल होते हैं किसके, 360 के इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एंगल बना रहा है 20 डिग्री, ये कौन सा एंगल होगा, ये एक्यूट होगा, ये एक्यूट होगा, एक्यूट होता है 0 से अधिक, यानी x जो है ना ये अधिक होगा, लेकिन लेस होगा किसके, 90 के, ये जो है क्या आपका एक्यूट एंगल। यहाँ पे आपका राइट एंगल क्या होगा, ये आपका राइट एंगल है, क्यों राइट एंगल होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 से क्या है, 90 के इक्वल है, ठीक है। बात समझ रहा, ये आप फिगर बना सकते हैं, यहाँ कर दीजिए P, यहाँ पे R, यहाँ कर दीजिए S, ये हो जाएगा, ये कर दीजिए M, ये कर दो N, ये कर दो O, ठीक, ये हो गया राइट एंगल। अगर बात है स्ट्रेट एंगल का, स्ट्रेट एंगल कैसे बना सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे ऐसे एक बार ऐसे करके घुमा दो, ठीक है, मैंने एक सर्किल लो, मतलब आप कंपास ले लीजिए, इसको पकड़िए और एक साइड से मतलब ऐसे हम इस सेक्शन में रहते हैं और इसको इस लाइन को ऐसे कर देते हैं, मतलब क्या होता है 180 होता है, और कंप्लीट कर देते हैं तो 360 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत।
अब आता है, ठीक है, तो आपका एक्यूट एंगल हो गया और आपका क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब आता है क्या क्या बोलते हैं आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है, तो ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है, क्या लिख सकते हैं, 90 से, यानी एक्स मान लो कोई एंगल है तो 90 से अधिक होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर देखें ऐसे हम बनाते हैं तो ठीक है, जैसे मान लो कि 130 है तो क्या होगा, ये होगा, मान लो इसको P, ये है O, ये है R, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, आपका ऑब्ट्यूस होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। क्यों ऑब्ट्यूस हो गया, क्योंकि 90 से अधिक है और 180 से, 90 से मोर है और 180 से क्या है, आपका कम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल तो समझ गए, ठीक है, ऐसे लाइन बनाइए और इस तरह से कर लीजिए, क्या होता है 180 180 हो गया, तो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, तो x होगा, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या, 180 से मोर, लेकिन लेस देन क्या होगा, क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स करते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसका फिगर हम कैसे बना सकते हैं, नॉर्मली ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, निकल दो P, निकल दो O कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल मान लेते हैं क्या, ये क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्स एंगल। बात रहा कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो कंप्लीट एंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे और कंप्लीटली क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे यहाँ पर। ये क्या हो गया, 360 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका कंप्लीट एंगल। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पे दो चीज और देख लेना है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं अगले स्लाइड। अब क्या है, अब आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, करेक्टली एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, द सम ऑफ देयर मीजर इज 90। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कोई भी दो एंगल्स देखते हैं, तो दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आता है तो हम कहेंगे क्या, आपका ये जो दोनों एंगल्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या आपका 63 डिग्री एंड, ठीक है, 63 डिग्री ले लें यहाँ पे, और क्या है आपका, और यहाँ पे हमने लिखा 17, ठीक है। तो 63 डिग्री और 17 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों, क्योंकि 63 डिग्री अब प्लस 70 डिग्री, बोला है ना कि कोई भी दो एंगल्स हो, कोई भी दो एंगल्स, ठीक है ना, कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल होता है तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। 7 3 10 का 0 कैरी 1 6 1 7 1 कितना 8 70 नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका 27 ले लीजिए, ठीक है, 27। तो 7 3 10 6 2 कितना 8 और 1 कैरी कितना होगा, 90 डिग्री हो गया कि नहीं होगा, ये बताइए आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं हुआ। और मान लेते हैं यहाँ से करते हैं क्या 35 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे लेंगे क्या 85 डिग्री। अब बताइए ये होगा कि 5 10 के 0 कैरी कितना 1 कितना, यानी ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल्स आप लिखिए उसका सम अगर 90 डिग्री के इक्वल आता है तो वो क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ऐसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स तब कहलाएंगे जब इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस कितना हो 180 के इक्वल, क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर यहाँ पर ले ले आपका 70 और प्लस आपका 110, ठीक है, 110 120 ले लें, तो 120 और 70 कितना हो जाएगा 100, 120 180 में चलिए। तो 110 और 70 कितना होता है आपका 180। यहाँ पे दो एंगल्स हैं, आपका एंगल 70 और एंगल 110, इन दोनों का सम कितना है 180 के इक्वल है कि नहीं। आप कहेंगे ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपके सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे यहाँ पे ले लें हम क्या आपका 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बताइए, 50 और 30 कितना होता है 180 होता है। तो हम बता सकते हैं क्या ये दोनों एंगल्स जो होंगे क्या होंगे, 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री होगा, 70 और 110 डिग्री क्या होगा आपका
तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में बस यही अंतर ये होता है, यही डिफरेंस है, ये है कि कोई भी दो एंगल्स का सम अगर 90 के इक्वल आता है तो वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और कोई भी दो एंगल्स है उसका सम जो है ना 180 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ, दो एंगल्स को एडजेसेंट तब कहेंगे जब they have the same vertex, अगर vertex सेम है they have the same common arm, their non common arms are on either side of the common arm। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या कर रहा है, मतलब ये है, ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री लिख चुके हैं ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा इरेज हम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, आपका P, आपका O और आपका R, और बीच से भी हमने एक एंगल निकाला जी, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, दो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है दो एंगल्स, क्योंकि वो दो एंगल्स बनाना था तो हमने दो एंगल्स बनाया। अगर दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कब कहेंगे, जब दे हैव द सेम वर्टेक्स। बताइए वर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, जो कॉमन होता है उसी का कहते हैं वर्टेक्स। यहाँ पे O क्या हो गया, O इज ए वर्टेक्स, O वर्टेक्स हो गया। अगर कोई भी दो एंगल्स एडजेसेंट तब कहलाएगा जब ये तीनों रूल को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, तभी क्या होगा, वो एडजेसेंट होगा। तो पहला क्या कर रहा है, दे हैव सेम वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल्स का जो कॉमन है, मतलब ये POG में O आता है और GOR एंगल में O आता है। तो कॉमन का मतलब होता है कि दोनों एंगल्स में वो टर्म है, वो आपका अल्फाबेट है। तो दोनों एंगल्स POG में O आता है और GOR में भी क्या होता है, O आता है। तो जो कॉमन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इसमें O वर्टेक्स आ गया, तो दो एंगल्स में सेम वर्टेक्स आना चाहिए, तो वर्टेक्स कौन हो गया, आपका O। ठीक, दे हैव द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म का मतलब क्या है कि दोनों एंगल्स में वो दोनों एंगल्स में जो आप जानते हैं कि कोई भी एंगल्स बनता है तो आर्म से बनता है ना, आर्म से बनता है या रे से बनता है। तो POG में OG आता है कि नहीं आता है, और GOR में यानी एंगल POG में और एंगल GOR में, ठीक है, इसमें भी OG आता है और इसमें भी OG आता है। अब GO कहिए चाहे OG कहिए, बात वही है, ठीक है। तो कॉमन आर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे OP भी एक आर्म है, OG भी एक आर्म है, OR भी एक आर्म है, ठीक है। तो दो कर है कितने है, कॉमन आर्म, यानी दोनों एंगल्स में क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो दोनों में क्या है, इस POG में भी OG है और इस GOR में भी OG है। तो हम कहेंगे OG क्या हो गया, OG आपका हो गया कॉमन आर्म, कॉमन आर्म हो गया। दूसरा फुलफिल करके अगर देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म्स के आइदर साइड यानी दोनों साइड में क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। यहाँ पे जो OP है और जो आपका OR है ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म है, जो कि किसके साइड में है, तो कॉमन आर्म के आइदर साइड में। आइदर मतलब क्या, कॉमन का होता है इधर भी होगा, यानी ये वाला OR और कॉमन आर्म के उस साइड, इस साइड भी और उस साइड भी, ठीक है। तो OR आपका एक नॉन कॉमन आर्म हो गया और OP भी आपका नॉन कॉमन आर्म हो गया। कॉमन आर्म को कैसे पहचानेंगे, तो जो OG आपका कॉमन आर्म है, OG कॉमन आर्म के दोनों साइड, दोनों किनारा, तो एक किनारा ये किनारा ये आपका OP है और OR है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉमन आर्म कहेंगे। ये तीनों रूल फुलफिल किया कि नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि आपका ये जो एंगल्स हैं वो क्या है, यानी POG और GOR जो है ना आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। इसलिए कह सकते हैं सो POG एंड एंगल GOR आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल्स तब होंगे जब ये तीनों रूल फुलफिल किए हैं। देखिए O वर्टेक्स है, OG कॉमन आर्म है और OP हुआ है ना नॉन कॉमन आर्म के आइदर साइड में है, ठीक है। ऐसा होते हैं कॉमन आर्म के आइदर साइड में है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है। तो सेम वर्टेक्स है O, कॉमन आर्म है OG
और नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म है आपका ओपी और ओआर। तो हम ये तीनों रूल अगर फुलफिल करता है कोई भी एंगल्स, तो हम कहेंगे क्या, वो जो आपका दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। क्लियर? अगर इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो यहाँ तक यानी इस वीडियो में आपके जितने भी लाइन्स एंड एंगल्स के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट रहे हुए हैं, जितने भी वो कोर कॉन्सेप्ट, कोर आपके नॉलेज जो है ना, आपके लाइन्स एंड एंगल्स में जितने भी दिए होते हैं वो सारे जो है ना खत्म होते हैं अब। ठीक है, यानी अगर इतना कर लेते हैं तो आपके लाइन्स एंड एंगल्स में जो आपका फाउंडेशन है वो अब हो गया स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यानी अब इस वीडियो में हम लोगों ने जितना लाइन्स एंड एंगल्स का रूल्स था, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हमने डिस्कस कर लिया। यानी अगली क्लास में एक 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको एक थ्योरम दिया रहेगा कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस के थ्रू बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो अगर इतना आप कर देते हैं, इतना आप कर लेंगे तो आप आराम से आपका 6.1 एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।